कहा जाता है कि कानून मकड़ी के जाले की तरह होता है, जिसमें बड़े मक्खियां आसानी से निकल जाती हैं, लेकिन छोटी मक्खियां उसमें फंस कर रह जाती हैं। यह दिखाता है कि कानून किस तरह ताकतवर लोगों के लिए एक खिलौना बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ समाज के कमजोर लोग, जो गरीब और असहाय होते हैं, वे इसी जाल में उलझ जाते हैं। उनके पास न महंगे वकील होते हैं और न ही अदालत में लड़ने की ताकत। उनके लिए कानून एक ऐसी जेल बन जाता है जहां न्याय मिलना सिर्फ एक सपना लगता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही आदमी की है जिसने अदालत में न्याय की उम्मीद लगाई थी, लेकिन अदालत की कुर्सियों पर बैठे लोगों ने सबूतों की कमी के कारण उसकी मासूम बेटी के कातिल को छोड़ दिया। इसके बाद उसने खुद उन लोगों को मारने का फैसला किया जिन्होंने उस कातिल का साथ दिया था। क्लाइड शेल्टन एक होशियार इंजीनियर था जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक रात जब उसकी पत्नी ने उसे दरवाजा खोलने को कहा तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दो चोर उसके घर में घुस आए। उन्होंने क्लाइड को नीचे गिरा दिया, उसके हाथ बांध दिए और पूरे घर को अपने कब्जे में कर लिया। इनमें से एक चोर डार्बी उसे कहता है कि तुम किस्मत से नहीं लड़ सकते और उस पर चाकू से हमला कर देता है। दूसरा चोर रूपर्ट भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डार्बी ने उसे चुप रहने को कहा। क्लाइड की पत्नी की इज्जत उसके सामने लूटी गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। जब उसकी मासूम बेटी कमरे में आई तो अपराधियों ने उसके साथ भी वही निर्दयता दिखाई। इस भयानक घटना के बाद जब मामला अदालत में पहुंचा तो क्लाइड को वहां भी न्याय नहीं मिला। सरकारी वकील निक ने डीएनए सबूत खो जाने के कारण मुकदमे की बजाय समझौता करना बेहतर समझा। इस समझौते के तहत डार्बी अपने साथी रूपर्ट के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया। रूपर्ट को मौत की सजा मिलेगी, जबकि असली अपराधी डार्बी को सिर्फ 5 साल की सजा होगी। क्लाइड ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। उसने निक से इस डील को रोकने की विनती की, लेकिन निक ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा कि कुछ न्याय बिना न्याय से बेहतर होता है और अगर वह इस डील को स्वीकार नहीं करता तो यह केस ऐसे ही चलता रहेगा और दोनों में से किसी को भी सजा नहीं मिलेगी। अदालत में केस इस तरह पेश किया गया जैसे रूपर्ट ही असली अपराधी हो। डार्बी चुप रहा और इस पूरे नाटक को देखता रहा। उसने क्लाइड की मरी हुई पत्नी पर बहुत भद्दे कमेंट किए और जैसे ही केस खत्म हुआ उसने क्लाइड का मजाक उड़ाते हुए निक से कहा, तुम्हारे सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जब सिस्टम काम करता है तो अच्छा लगता है। निक ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि ताकतवर लोग सच में उसके साथ थे। वह घर गया और जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन क्लाइड की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। उसके अंदर एक आग जल रही थी। उसे पता था कि कानून ने उसके साथ धोखा किया है और वह इसे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। 10 साल बीत गए और लोग इस केस को भूल गए। निक अब एक बड़ा वकील बन चुका था। उसकी बेटी भी बड़ी हो गई थी, लेकिन काम के कारण वह उसे ज्यादा समय नहीं दे पाता था। आज एक खास दिन था क्योंकि आज रूपर्ट को जहरीले इंजेक्शन, लीथल इंजेक्शन से मौत की सजा दी जानी थी। इस सजा के दौरान निक अपनी साथी सारा के साथ मौजूद था। रूपर्ट के आखिरी शब्द थे, मैं अकेला नहीं था जिसने क्लाइड के परिवार को मारा। रूपर्ट को 3 दवाइयां दी गईं, लेकिन उसकी मौत आसान नहीं थी। जैसे ही दवा उसके शरीर में गई उसका शरीर कांपने लगा। उसकी मौत बेहद दर्दनाक थी और बाद में पता चला कि सजा की सारी तैयारियां गलत थीं। वार्डन ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी एक पुलिस वाला आता है और अभियोजकों को एक बोतल देता है जिस पर लिखा होता है, तुम किस्मत से नहीं लड़ सकते। निक को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस 10 साल पुराने केस के आरोपी डार्बी के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। डार्बी जो अपने घर में शराब के नशे में था, उसे एक अनजान शख्स का फोन आता है जो उसे खिड़की के बाहर देखने को कहता है। जब वह बाहर देखता है तो वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं। डार्बी पुलिस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक और फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि अगर वह जेल से बचना चाहता है तो उसे अपने हथियार छोड़कर एक सुनसान फैक्ट्री में जाना होगा। डार्बी बिना देर किए वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक सोता हुआ पुलिस वाला दिखता है और वह उसे जबरदस्ती गाड़ी चलाने के लिए मजबूर करता है। जब वे सुनसान जगह पर पहुंचते हैं तो डार्बी उस पुलिस वाले को अपने साथ अंदर ले जाता है। वह उसे बाहर खींचता है और घुटनों के बल बैठने को कहता है। तभी उसे एक और फोन कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि क्लाइड अब उससे बदला लेने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन यह सब एक जाल था। उसकी बंदूक में एक ऐसा पैरालाइजिंग सीरम था जिससे उसका शरीर हिल नहीं सकता था, लेकिन वह हर दर्द को महसूस कर सकता था। क्लाइड उसे अपने गोदाम में ले जाता है और कहता है कि अब वह वही दर्द महसूस करेगा जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। यही वही दर्द है जो उसने 10 साल पहले उसे दिया था जब उसने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया था। क्लाइड हंसते हुए कहता है, तुम अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकते, और फिर वह डार्बी को सजा देना शुरू कर देता है। कुछ ही समय बाद पुलिस को डार्बी की लाश मिलती है जो 25 टुकड़ों में कटी हुई थी। उसकी हालत देखकर निक समझ जाता है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है। पुलिस टीम क्लाइड के घर की ओर बढ़ती है। जैसे ही क्लाइड पुलिस सायरन सुनता है वह बिना कपड़ों के उनका स्वागत करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसे गाड़ी में बैठाया जा रहा था तब उसने निक की ओर देखा। उसकी आंखों में अंदर का नफरत साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस को उसके घर से कुछ किताबें और एक अखबार की कटिंग मिलती है जिस पर निक और डार्बी की फोटो लगी होती है। हालांकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन पुलिस को उससे बयान की उम्मीद थी। इसी बीच निक की बेटी को एक रिकॉर्डिंग मिलती है। जब वह कैसेट प्लेयर चलाता है तो उसमें क्लाइड का एक वीडियो होता है जिसमें वह डार्बी को काटता हुआ दिखाई देता है। जब निक क्लाइड से बात करता है तो क्लाइड कैमरा बंद कर देता है। वह सीधे तौर पर नहीं, लेकिन
इशारों में यह मान लेता है कि वह डार्बी और रूपर्ट को मारना चाहता था और यह ख्याल उसके मन में कई बार आया था। निक इस बात को मान लेता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगता है क्लाइड उसे रोक लेता है और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे उसके बारे में सब कुछ पता हो। क्लाइड यह भी कहता है कि उसने जो कुछ कहा है उसे कोर्ट में उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि उसने किसी को मारा है और उसे यह भी पता है कि उनके पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि डार्बी की लाश क्लाइड के गोदाम में मिली थी, लेकिन क्लाइड के पास पूरे देश में कई प्रॉपर्टीज हैं और वह इसे एक साजिश भी बता सकता है। वह निक को याद दिलाता है, 10 साल पहले तुमने ही कहा था कि कोर्ट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या जानते हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। अंत में क्लाइड कहता है कि वह सब कुछ कबूल करेगा, लेकिन बदले में उसे कुछ चाहिए। उसने शर्त रखी कि उसे एक आरामदायक बिस्तर दिया जाए, लेकिन निक के अहंकार ने उसे यह शर्त मानने नहीं दी। निक के बॉस जोनस ने उसे डांटा कि उसने यह डील क्यों नहीं की। जब कोई ठोस सबूत नहीं था तो सिर्फ एक बिस्तर के बदले कबूलनामा मिलना एक अच्छा सौदा था। निक को लगता था कि क्लाइड उसके साथ खेल रहा है, लेकिन जोनस ने फिर से उसे यह डील मानने की सलाह दी। आखिरकार क्लाइड को उसकी सुविधा दे दी जाती है और अगले दिन उसे कोर्ट में अपना अपराध कबूल करना था। निक क्लाइड की जमानत का विरोध करता है, लेकिन क्लाइड अपनी सफाई में कहता है कि वह एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और निक के पास उसे जेल में रखने के लिए कोई सबूत नहीं है। जज भी उसकी बात से सहमत होती दिखती है और उसकी जमानत मंजूर करने ही वाली होती है। तभी क्लाइड ताली बजाता है और कहता है, देखो, लोगों को कुछ मीठी बातें बोलकर बेवकूफ बनाना कितना आसान है। वह कोर्ट में मौजूद सभी लोगों को भ्रष्ट कहता है, जिसके बाद उसकी जमानत खारिज कर दी जाती है। बाद में क्लाइड उस रिकॉर्डिंग की बात करता है जो उसने निक को भेजी थी। वह कहता है कि उस वीडियो में वही डार्बी को काट रहा था। फिर वह कहता है कि उसके पास एक और कबूलनामा है, लेकिन बदले में उसे कुछ और चाहिए। लंच के समय उसे स्वादिष्ट मांस और गाने सुनने के लिए एक आईपॉड चाहिए था। निक वहां से जाने ही वाला था, तभी क्लाइड उसे बिल रेनॉल्ड्स के बारे में बताता है, जो 10 साल पहले डार्बी का वकील था। निक वापस आता है और सारा उसे बताती है कि बिल पिछले 3 दिनों से गायब है। क्लाइड कैमरे की ओर देखकर निक से कहता है कि अगर वह बिल को जिंदा देखना चाहता है तो उसे अगले दिन ठीक 1 बजे उसकी शर्तें माननी होंगी। अगले दिन मांस जेल में भेजा जाता है, लेकिन वार्डन आखिरी समय पर फैसला करता है कि अंदर ले जाने से पहले उसे दोबारा चेक किया जाए। जब खाना क्लाइड तक पहुंचता है तो वे 8 मिनट लेट हो चुके होते हैं। क्लाइड शांत रहता है और उन्हें बिल की लोकेशन बताता है। वह यह भी कहता है कि 1 बजे का समय उसके लिए नहीं बल्कि बिल के लिए था और अब उन्हें जल्दी करनी होगी। निक हेलीकॉप्टर से उस जगह पहुंचने की कोशिश करता है, जबकि क्लाइड आराम से खाना खाते हुए गाने सुन रहा होता है। उसके साथ एक और कैदी भी होता है। क्लाइड उसे ध्यान भटकाने के लिए म्यूजिक तेज कर देता है और फिर मांस से निकली एक नुकीली हड्डी निकालकर उस कैदी की गर्दन में घोंप देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब गार्ड्स क्लाइड की सेल में आते हैं तो देखते हैं कि क्लाइड खून के बीच में भी आराम से सो रहा है। दूसरी तरफ निक को बिल की लाश मिलती है, जिसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। वह मर चुका था। निक को वहां पहुंचने में 15 मिनट लग गए थे। अगर क्लाइड को उसका खाना समय पर मिल जाता तो बिल अभी जिंदा होता। उसी समय निक को खबर मिलती है कि क्लाइड ने अपने सेलमेट को भी मार दिया है। निक अकेली सेल सॉलिटरी में क्लाइड से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि इन लोगों को मारने का क्या मतलब है। क्लाइड कहता है कि वह चाहता है कि हर इंसान को उसकी गलती की सजा मिले। निक क्लाइड को उसकी बेटी का ब्रेसलेट देता है और पूछता है कि क्या उसकी पत्नी और बेटी उसके इस बदले पर गर्व करेंगी, लेकिन क्लाइड का जवाब होता है कि उसकी पत्नी और बेटी अब कुछ महसूस ही नहीं कर सकती, क्योंकि वे मर चुकी हैं। इसके बाद निक और जोन्स एक दूसरे अधिकारी से मिलते हैं, जो उन्हें क्लाइड के बारे में और जानकारी देता है। वह बताता है कि क्लाइड बहुत चालाक है। वह जेल के अंदर रहकर भी किसी को मार सकता है। अगर वह जेल में है तो इसका मतलब है कि वह खुद वहीं रहना चाहता है। उसने अपने सेलमेट को भी मार दिया, क्योंकि उसका सेलमेट भी उसके परिवार की हत्या में शामिल था। वह यह भी कहता है कि क्लाइड को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे तुरंत मार देना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह कभी नहीं रुकेगा। वह उन सभी लोगों को निशाना बना रहा है जो उसके परिवार के केस से जुड़े थे। ये जानकारी मिलने के बाद निक और जोन्स जज से मिलने जाते हैं और क्लाइड की सारी सुविधाएं खत्म करने और मुलाकात बंद करने की अपील करते हैं, ताकि सबकी सुरक्षा बनी रहे। जज उनकी बात मान लेती है और कागजों पर साइन कर देती है। तभी उसका फोन बजता है और जैसे ही वह कॉल उठाती है, फोन में ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। निक क्लाइड से मिलने जाता है, जो उसकी मौत की खबर से चिंतित दिखता है और उससे पूछता है कि उसके साथ कौन लोग हैं जो उसकी योजना को अंजाम दे रहे हैं। क्लाइड गुस्सा हो जाता है, क्योंकि निक अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि वह यह सब क्यों कर रहा है। वह कहता है, अगर मुझे तुमसे बदला लेना होता तो मैं 10 साल पहले ही तुम्हारे परिवार को मार देता। क्लाइड निक को एक आखिरी मौका देता है, उसे सुबह 6 बजे तक रिहा कर दिया जाए, वरना वह सबको मार देगा। फिर भी निक उसकी बात नहीं मानता और उसे एक और ज्यादा सुरक्षित सेल में भेज दिया जाता है। कई कैदियों को बाहर निकाला जाता है। क्लाइड बहुत शांत दिखाई देता है, न कोई शोर, न कोई घबराहट। वह किसी की तरफ देखता तक नहीं, जबकि गार्ड्स उसकी हर हरकत पर कड़ी निगरानी रख रहे होते हैं। क्लाइड को बाहर से कौन मदद कर रहा है, यह पता लगाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। डीए का पूरा स्टाफ सुबह 6 बजे तक रुका रहता है। इसके बाद निक सबको उनके घर भेज देता है। जैसे ही सारा अपनी कार स्टार्ट करती है, कार में लगे बम फट जाते हैं और सारा समेत सभी लोग मारे जाते हैं। निक और जोन्स मेयर से मिलते हैं, जो ये समझ ही नहीं पाती कि एक आम आदमी इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकता है। निक बहाना बनाकर अपनी फैमिली को शहर से दूर भेज देता है। वह उन्हें मना करता है कि वे क्रेडिट कार्ड, मोबाइल या कोई भी सिग्नल देने वाली चीज साथ न रखें, ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। जब निक घर वापस आता है तो उसे फ्रेम में एक अखबार का टुकड़ा दिखता है, जिससे उसे पता चलता है कि कोई उसके घर में घुसा था। निक गुस्से में जेल जाकर क्लाइड से मिलता है और उसे बुरी तरह पीटता है,
लेकिन क्लाइड कहता है, अच्छा है कि तुम गुस्से में हो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। दूसरा डिटेक्टिव उसे गोली मारने के लिए बंदूक निकालता है, लेकिन निक उसे रोक देता है। सारा के अंतिम संस्कार में जोन्स को लगता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन निक अब भी मानता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। हालांकि अब उसके मन में शक पैदा होने लगता है। जैसे ही वे कार में बैठते हैं, एक आदमी काले कपड़े पहनकर मिलिट्री ड्रोन चला रहा होता है, जिसमें मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर लगे होते हैं। वह उनकी गाड़ियों पर हमला कर देता है और इस हमले में निक को छोड़कर बाकी सभी मारे जाते हैं। मेयर समझ नहीं पाती कि निक ने हालात को इतना बिगड़ने कैसे दिया। वह उसे हटाना चाहती थी, लेकिन मीडिया के दबाव को कम करने के लिए उसे नया डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बना देती है। मेयर पूरे शहर में लॉकडाउन का आदेश दे देती है। अब शहर में आना जाना आसान नहीं रहता। निक को एक ईमेल मिलता है जिसमें क्लाइड द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टीज की जानकारी होती है। वह पिछले 10 सालों में फिलाडेल्फिया में खरीदी गई संपत्तियों की जांच करता है और उसे पता चलता है कि क्लाइड का एक छोटा सा गैराज है जो जेल के पास ही है। वह डिटेक्टिव्स के साथ मिलकर उस गैराज की जांच करता है, जहां उन्हें एक गड्ढा मिलता है जो असल में एक सुरंग होती है जो सीधे जेल के नीचे तक जाती है। क्लाइड ने हर सेल के नीचे एक एंट्री बना रखी थी। इसी वजह से वह जेल के अंदर रहकर भी अपनी पूरी योजना को अंजाम दे पा रहा था। सिक्योरिटी को चकमा देकर वह सिटी हॉल तक पहुंच जाता है और निक को यह भी पता चलता है कि क्लाइड ने हर जगह कैमरे लगा रखे थे, जिससे वह हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। उन्हें समझ आ जाता है कि क्लाइड का अगला निशाना सिटी हॉल है। क्लाइड वहां मेयर को मारने के लिए बम लगा देता है, जहां जल्द ही एक मीटिंग होने वाली होती है। निक और डिटेक्टिव समय पर वहां पहुंच जाते हैं और चुपचाप अंदर जाते हैं ताकि क्लाइड को पता न चले कि वे उसके पीछे हैं। उन्हें 5वीं मंजिल पर क्लाइड की कार दिखाई देती है जो मीटिंग रूम के ठीक नीचे खड़ी होती है। वहां उन्हें एक सूटकेस मिलता है जिसे वे बम समझते हैं। बम स्क्वाड का एक आदमी उसे खोलकर बताता है कि यह बम मोबाइल फोन से चलता है और कभी भी फट सकता है। उसी समय कुछ एजेंट्स जो क्लाइड के गोदाम पर नजर रख रहे थे उसे वहां जाते हुए देखते हैं और निक को खबर देते हैं। दूसरी तरफ क्लाइड सुरंग के अंदर से अपना फोन उठाता है जो उस बम का रिमोट कंट्रोल होता है। निक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ क्लाइड की सेल में पहुंच जाता है। वह क्लाइड से कहता है कि सही फैसला ले और उसे इस खेल से बाहर निकलने का एक मौका दे। अब वह समझ चुका है कि क्लाइड उसे क्या समझाना चाहता था। वह वादा करता है कि अब वह अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल करेगा और इस खोखले सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन क्लाइड को लगता है कि वह अपना फैसला पहले ही ले चुका है। निक उसे चेतावनी देता है, अगर उसने यह किया तो वह ऐसा फैसला होगा जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहेगा। क्लाइड माफी मांगता है और एक फोन नंबर डायल करता है जो उस बम का कोड होता है। निक बाहर निकलते हुए कहता है कि जब उसने पूरी जिंदगी कहा था तो उसका मतलब सिर्फ 25 सेकंड से था। तभी डिटेक्टिव सुरंग का दरवाजा बंद कर देता है। क्लाइड के लिए बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर उसे टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। उसे एहसास होता है कि निक ने वही बम भरा सूटकेस उसकी ही सेल के अंदर उसके बिस्तर के नीचे रख दिया है। क्लाइड हिलता नहीं है। वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है। वह आखिरी बार अपनी बेटी का ब्रेसलेट देखता है। धीरे धीरे उसकी सेल की दीवारें जलने लगती हैं और एक बड़े धमाके के साथ उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।